हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कनाडा खुफिया एजेंसी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, इस खबर ने अमेरिका तक सबको चौंका दिया है। बताएंगे निज्जर हत्या केस में भारत की कोई साजिश थी ही नहीं, असली गुनहगार कोई और देश था। दोस्तों, बताएंगे इस खुलासे के बाद हर किसी में मच गया हड़कंप। इस देश ने ट्रूडो के साथ मिलकर रची थी साजिश। जी हाँ, वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश को आतंकिस्तान बनाने की ओर बढ़ रहे मोहम्मद यूनुस भारत में 10 ट्रक हथियार सप्लाई करने वाले पर दिखा दी मेहरबानी। तो वहीं इतने फरवरी से होगी भारत बांग्लादेश की बड़ी वार्ता, सीमा पर बाड़ लगाने और घुसपैठियों का उठेगा मुद्दा। कौन कौन रहने वाला है उस मीटिंग में, तो उधर बताएंगे। इस्लामिक देशों की महाकुंभ पर बड़ी ही खास नजर, पाकिस्तान कर रहा गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च। जी हाँ, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं पसंद आ रहा पाकिस्तानी मीडियाओं द्वारा भारत की तारीफ करना। दोस्तों, शोएब सना समेत कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को 2 हफ्तों से लापता कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ भारत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार पिछड़ता जा रहा है। दूसरे देशों की तुलना में पाकिस्तान की जमीनी हकीकत क्या है, इसे पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स दिखाते हैं। हालांकि इन पर पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क के रहने वाले 2 यूट्यूबर्स सना अमजद और शोएब चौधरी काफी ज्यादा मशहूर हैं। ये लोगों के बीच में जाकर उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि बीते कई दिनों से इन 2 यूट्यूबर्स सहित करीब 12 यूट्यूबर्स गायब हैं। कई दिनों से इनके चैनल पर कोई वीडियोस नहीं आया है। दुनिया भर में कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें उनके देश के अलावा कई और देशों में देखा सुना जाता है। ऐसे ही भारत के पड़ोसी मुल्क के रहने वाले 2 यूट्यूबर्स सना अमजद और शोएब चौधरी सहित करीब 12 यूट्यूबर्स काफी ज्यादा मशहूर हैं। ये लोगों के बीच में जाकर उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। इन्हें न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत सहित दुनिया भर के कई देशों में देखा जाता है। इन पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने इनको गायब करवा दिया है। दोस्तों, आप शोएब चौधरी को जरूर जानते होंगे। इनकी हमने काफी ज्यादा खबर भी आपको बताई है। इनके द्वारा विश्लेषण वाली सारी जानकारियां आपको सुनवाई है। जो पाकिस्तानी जनता भारत को लेकर तारीफ भी करते हैं और भारत को लेकर बुरी बातें भी कहते हैं, तो भी उसका जवाब ये लोग पॉजिटिव तरीके से देते हैं। काफी ज्यादा भारत को सपोर्ट करते थे। अब ऐसे में इनको गायब करवाना वाकई में दर्शाता है कि पाकिस्तानी सेना हर तरीके से भारत की तारीफ करने वाले लोगों को पाकिस्तान से गायब करवा रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों। इस पर गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान भी अपने आप को लोकतंत्र वाला देश बताता है, जबकि वहां पर बोलने की आजादी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी इस हरकतों से ही मालूम पड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, कनाडा खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा खुलासा, निज्जर हत्या में भारत की कोई साजिश नहीं थी, असली गुनहगार चाइना था। जी हां, ट्रूडो के साथ मिलकर चीन ने रची थी बहुत बड़ी साजिश। हुआ बड़ा खुलासा दोस्तों। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने कनाडा और भारत के रिश्तों में गहरा तनाव पैदा कर दिया है। हत्या के तुरंत बाद भारत पर आरोप लगाए गए, लेकिन कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने शुरुआती जांच में भारत की संलिप्तता का कोई प्रमाण नहीं पाया। इसके बावजूद खालिस्तानी गुटों ने इसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाते हुए पूरी दुनिया में प्रचारित किया। 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी और वैश्विक नेतृत्व दिखाकर अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया था। वहीं कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही चर्चा खालिस्तानी गुटों को परेशान कर रही थी। इस घटना ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया और दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया। हरदीप सिंह निज्जर, एक घोषित आतंकवादी और खालिस्तानी समर्थक नेता की हत्या ने कनाडा और भारत के संबंधों में तनाव ला दिया। हत्या के बाद भारत पर उंगली उठाने वाले आरोपों, खालिस्तानी गुटों की प्रोपेगेंडा रणनीति और अंतरराष्ट्रीय समीकरणों ने इस घटना को और पेचीदा बना दिया। लेकिन असली सवाल अब भी बरकरार है कि निज्जर की हत्या से किसको फायदा हुआ। 2023 की शुरुआत में चीन अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना कर रहा था। महामारी से जुड़ी जिम्मेदारियां, मानवाधिकारों के उल्लंघन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव जैसे मुद्दों से उसकी छवि खराब हो रही थी। इन सब के बीच भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा चीन के लिए नुकसानदायक बन रही थी। चीन ने अपनी आलोचनाओं से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, भारत की छवि बिगाड़ने के लिए, इस मुद्दे को हवा देने के लिए कनाडा का साथ दिया। निज्जर की हत्या के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धक्का लगा। कनाडा भारत संबंधों में दरार आई और चीन को इससे फायदा हुआ। यह साजिश चीन और खालिस्तानी गुटों के लिए फायदेमंद साबित हुई, जबकि भारत और कनाडा के संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ा। खालिस्तानी गुटों की चीन से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। चीनी सरकार ने खालिस्तानी गुटों का समर्थन किया है, चाहे वो फेंटेनाइल ड्रग्स के व्यापार में हो या फिर राजनीतिक लॉबिंग में। खालिस्तानी गुट चीन के प्रोक्सो के रूप में काम करते हैं, खासतौर से कनाडा में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं, एक तरफ चीन ने जस्टिन ट्रूडो के साथ मिलकर यह बहुत बड़ी चाल चली कि वो भारत को बदनाम कर सके,
दूसरी ओर ट्रूडो और चीन के बीच में ऐसे रिश्ते दिखाए गए बाहर की दुनिया में कि हमें ये लग सके कि ट्रूडो की ऑलरेडी लड़ाई है चाइना के साथ में, तो फिर चाइना निज्जर की हत्या क्यों करवाएगा, या अगर करवाया भी होगा तो फिर जस्टिन ट्रूडो की ऑलरेडी चीन से बनती नहीं है, तो फिर चीन ट्रूडो के साथ में ये काम क्यों करवाएगा। लेकिन अब जो रियलिटी निकलकर सामने आई है दोस्तों, जो इस रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है, वाकई में हर किसी की आंखें चौंधिया गई हैं, आंखें खुली की खुली और फटी की फटी रह गई है। जी हाँ, इससे ये पता चलता है कि जो चीजें दिखाई देती हैं रियलिटी में वो होता ही नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश को आतंकिस्तान बनाने की ओर बढ़ रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने भारत में 10 ट्रक हथियार सप्लाई करने वाले पर दिखा दी मेहरबानी। दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पूरी तरह से अपने हर फैसले के साथ बेनकाब होती नजर आ रही है। देश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश में वो सभी काम कर रही है जिससे एक दिन बांग्लादेश पूर्ण रूप से आतंकिस्तान बन जाएगा। दुनिया भर में कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर बांग्लादेश धीरे धीरे पाकिस्तान के तर्ज पर अपनी छवि बनाने जा रहा है। अब बांग्लादेश का उच्च न्यायालय भी इसी मानसिकता पर काम कर रहा है। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने मंगलवार को उल्फा आई चीफ परेश बरुआ की उम्र कैद की सजा को घटाकर 14 साल की जेल में बदल दिया है। वहीं 5 अन्य आतंकियों की सजा को भी घटाकर 10 साल कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह मामला पूर्वोत्तर भारत में हथियार की सप्लाई से जुड़ा है, जिसमें परेश बरुआ पहले ही 14 साल से ज्यादा वक्त जेल में बिता चुका है। वहीं अब बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने उसके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2004 में पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी संगठन को 10 ट्रक हथियार तस्करी के प्रयास के मामले में इन आतंकियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, भारत को दहलाने की जिसने भी साजिश की है उन पर मेहरबान हो रहे हैं मोहम्मद यूनुस, यानी कि भारत विरोधी इनकी भावना उजागर होती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें अब 16 फरवरी से होगी भारत बांग्लादेश की वार्ता, सीमा पर बाढ़ लगाने और घुसपैठ का उठेगा मुद्दा। जी हाँ, भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने को लेकर दोनों देशों के तल्ख होते रिश्तों के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता होने की उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि 2 बार स्थगित हो चुकी ये वार्ता 16 फरवरी से नई दिल्ली में होने की उम्मीद है। कहा यह जा रहा है कि वार्ता के दौरान बाढ़ लगाने और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बड़ी घुसपैठ पर चर्चा हो सकती है। जी हाँ, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने पर गहरी चिंता जताई थी और अपनी आपत्तियां व्यक्त करने के लिए भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया था। बांग्लादेश ने आरोप लगाया था कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए बांग्लादेश से लगी सीमा पर 5 स्थानों पर बाढ़ लगाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया था। भारत ने कहा था कि बाढ़ लगाने के दौरान सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की नापाक चाल से सीमा पर भारतीयों के लिए खड़ी हो चुकी है मुश्किलें, बेघर होने का मंडरा रहा है खतरा। कैसे बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ लगाने को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो चुका है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तार की बाढ़ लगा रही है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। अभी कुछ हिस्से की बाढ़बंदी जो है वो बाकी है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इसका विरोध किया है। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ सीमा की सुरक्षा देखने वाली फोर्स बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने भारत की तारबंदी में व्यवधान यानी बाधा डालने की कोशिश की है। बांग्लादेश की इस नापाक चाल के चलते सीमा पर भारतीयों को बेघर होने का डर सता रहा है। इसके वजह से भारतीय अपना घर वहां नहीं बना पा रहे हैं। जो लोग सीमा से सटे इलाकों में रहते हैं, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में कई लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सरकार की तरफ से पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी मिली है, लेकिन उनके घर का सपना टूटता नजर आ रहा है। मफीजुल ऐसे ही लोगों में से एक है जिन्होंने अपनी जानकारी दी है। तो ये स्थिति है दोस्तों बॉर्डर एरियाज की, जहां पर लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं इस खतरे की वजह से। तो वहीं बता दें, भारत के त्रिदेव से समंदर में खौफ खाएंगे दुश्मन, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित कर दिया INS सूरत, नीलगिरी और वाघशीर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को मुंबई स्थित इंडियन नेवी डॉकयार्ड पहुंचे। यहाँ उन्होंने नौसेना के 3 युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघशीर देशों को समर्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि नेवी का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये तीनों युद्धपोत मेड इन इंडिया है, जो देश की सुरक्षा को नई ताकत देगा। इससे पूरे क्षेत्र को आतंकवाद, ड्रग तस्करी से बचाया जा सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि नौसेना को नया सामर्थ्य मिला है। नेवी को मजबूत करने के लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी का गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य और विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशस्त्र करने की तरफ से हम एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। गर्व की बात यह है कि तीनों मेड इन इंडिया है। वाकई में दोस्तों ये भारत के लिए बड़े ही प्राउड मूवमेंट है कि तीनों मेड इन इंडिया बने हुए
युद्धपोत है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है। ऐसे में मेरा भारत महान आप लोग कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और खुश हैं इस चीज के लिए तो सामने लाइक का बटन है। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां जम्मू और कश्मीर पर सरकार मेहरबान, अब लद्दाख और जम्मू के लिए जारी कर दिया नया प्लान। जी हां, केंद्र सरकार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सड़क संपर्क से जोड़ने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लद्दाख को हर मौसम में सड़क संपर्क से जोड़ने रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री केंद्रीय नितिन गडकरी सोनमर्ग टनल का उद्घाटन कर चुके हैं। अब बर्फबारी के दौरान लद्दाख देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा रहेगा। सरकार ने जम्मू संभाग को लद्दाख के साथ सड़क संपर्क कायम करने को लेकर भी प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले से लद्दाख के झंस्कार को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। जी हां, सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित सड़क का निर्माण कार्य केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विस्तृत अध्ययन के बाद शुरू किए जाने की संभावना है। पॉडर झंस्कार सड़क के निर्माण की घोषणा सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल सितंबर में पाडर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए किया था। जी हां, वही बता दें, इस्लामिक देशों की महाकुंभ पर है खास नजर। पाकिस्तान कर रहा गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च। जी हां, महाकुंभ अब केवल भारतीय आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं का परिचालक या यूं कहे परिचायक बन चुका है। विदेशी तीर्थ यात्रियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। महाकुंभ 2025 ने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं का परचम लहराया है। प्रयागराज में सोमवार को महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हुआ और खास बात यह है कि इस आयोजन को लेकर पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों में भी गहरी दिलचस्पी देखी जा रही है। दोस्तों, गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ 2025 को सबसे ज्यादा सर्च करने वाला देश पाकिस्तान है। ये हैरानी की बात है कि भारत के पड़ोसी और अक्सर विरोधी देश में लोग इस भव्य आयोजन, इसकी भीड़ और इससे जुड़े आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में गहराई से जानकारी ले रहे हैं। पाकिस्तान के बाद कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे इस्लामिक देशों ने महाकुंभ में गहरी रुचि दिखाई है। इनके अलावा नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों के लोग भी महाकुंभ को गूगल पर सर्च कर रहे हैं। महाकुंभ के प्रति विदेशी श्रद्धालुओं का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और संगम में डुबकी लगाकर भारतीय संस्कृति का अनुभव कर रहे हैं। जी हां, वहीं आपको बता दें, अब तालिबान करेगा अमेरिका से सौदा। अपने 2 आतंकवादियों की रिहाई के लिए बनाया खास प्लान। जी हां, अफगानिस्तान में बंदी 3 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले अपने आतंकवादियों को अमेरिका की जेल से रिहा करने के लिए तालिबान अमेरिका से सौदा कर रहा है। इन बंदियों में ओसामा बिन लादेन का करीबी मोहम्मद रहीम अफगानी और कुख्यात डॉक्टर आफिजा सिद्दीकी भी शामिल है। सत्ता में आने के बाद तालिबान अब अमेरिकी प्रशासन से भी सौदेबाजी पर उतर आया है। अफगानिस्तान में 3 अमेरिकी नागरिकों को तालिबान ने कथित अपराधों के संबंध में बंदी बना रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अनेक बार इन अमेरिकी नागरिकों को छोड़ने की अपील तालिबान अफगानिस्तान से कर चुके हैं। अफगानिस्तान की तरफ से शुरुआती दौर में अमेरिका को यह जवाब दिया गया है कि इन लोगों ने अफगानिस्तान की धरती पर अपराध किया है, लिहाजा उसकी सजा पाए बगैर इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद अब अचानक पिछले 2 महीने से अफगान तालिबान ने अपने सुर बदल लिए हैं। अफगान तालिबान ने अमेरिकी प्रशासन से कहा है कि वो अमेरिका के कुख्यात बंदी गृह गवांतानामो जेल में बंद मोहम्मद रहीम अफगानी और अमेरिका की जेल में बंद कुख्यात वैज्ञानिक आफिया सिद्दीकी को इन 3 अमेरिकी नागरिकों के बदले में छोड़ दे तो वो इन अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर देगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, क्या महाकुंभ में जाएंगी मायावती? बसपा चीफ ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। देश के कोने कोने से तमाम साधु संत और बड़ी हस्तियां संगम नगरी में पवित्र स्नान के लिए पहुंच रही है। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने इससे दूरी बनाई हुई है। वहीं महाकुंभ को लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान सामने दिया है। उन्होंने महाकुंभ में जाने वाले लोगों को लेकर कहा कि उनकी आस्थाएं इससे जुड़ी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती आज अपने जन्मदिन के मौके पर पत्रकारों से रूबरू हुई, जहां उन्होंने पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर अपनी बात रखी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया। इस दौरान जब उनसे महाकुंभ को लेकर सवाल किया गया तो मायावती ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि महाकुंभ में लोगों की अलग अलग आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जिनको महाकुंभ जाना है वो लोग जा रहे हैं, इसके बारे में मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बसपा सुप्रीमो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद के महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर विवाद हो गया था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, वही उन्हीं लोगों को जाना चाहिए, लेकिन क्या कोई ये बताता है कि कोई कब पाप करता है? तो ये बयान थे दोस्तों विपक्षियों के महाकुंभ को लेकर। इस पर आपकी क्या निजी राय होगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों बहरहाल ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा और लगे हाथ तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।